नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा आज 11th क्लास की जो कक्षा चल रही है इस गया गाइडेंस के मंच पे उसका पॉलिटिकल थ्योरी जो पार्ट है उसको लेकर के उपस्थित हुआ हूं और वह चैप्टर जो है देखा यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर 4 है, जिसके अंतर्गत हम लोग को आज पढ़ना है सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय से हम लोग जानेंगे, इसके अंतर्गत आइए देख लें हम लोग की कौन कौन सी चीजों का अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग यह जान लेंगे कि न्याय कहने से क्या मतलब होता है। न्याय की जो है बेसिक अवधारणा जो होती है, कंसेप्ट जो होता है न्याय कहने का, वह क्या होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत दूसरी जो चीजें पढ़ेंगे, जो पॉलिटिकल साइंस के बहुत से जो विद्वान हुए हैं उनके क्या क्या विचार रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के संबंध में, न्याय के संबंध में, वो क्या कहे हैं कि न्याय क्या होता है। जैसे हम लोग किसी चीज को डिफिनेशन देते हैं तो उससे हम लोग को उस चीज की जानकारी हो जाती है ना। जैसे अगर हम लोग नाउन को अगर डिफिनेशन देने के लिए कहें तो कहते हैं ना, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। उसी प्रकार हर चीज की एक डिफिनेशन पॉलिटिकल साइंस में भी विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो न्याय की बेसिक अवधारणा जानेंगे और न्याय के संबंध में विभिन्न विद्वान जो हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के, राजनीति विज्ञान के, उनकी क्या जो है डिफिनेशन उनके द्वारा दी गई है उनको जानेंगे। साथ ही हम लोग इसमें दो कंसेप्ट आता है, एक आता है वितरणात्मक न्याय जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और उसके बाद रॉल्स का एक जस्टिस थ्योरी दिया हुआ है। वह आपके 11th की क्लास जो पुस्तक है 11th की, उसमें ये दिया हुआ है दो कंसेप्ट पढ़ने के लिए। तो उसको पढ़े बिना जो है यह चैप्टर जो है वो फिनिश नहीं हो पाता, इसलिए वहां पर यह भी हम लोग को समझना होगा। ठीक है, तो आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं और एक आपके ही बुक का ही रिलेटेड एक कोट है यहाँ पे। वह देखिए, सेंट ऑगस्टिन लिखते हैं कि जिस राज्य में न्याय नहीं रहता वहां क्या होता है, वह डाकुओं के अधीन हो जाता है, वहां लूटपाट इस तरह की चीजें जो है होने लगती है। यह मैं देखिए यहाँ पर लाइन टू लाइन आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूं, लेकिन उसका जो मतलब है वह आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि संत ऑगस्टिन क्या कहते हैं कि जिस राज्य में न्याय नहीं रह जाता वहां पर क्या होता है, डाकुओं का झुंड हो जाता है, माने लुटेरे लोग हो जाते हैं, केवल लूटने खसोटने अपना पेट भरने की बात करते हैं। ठीक है, ये हो गई संत ऑगस्टिन के अनुसार। परीक्षा में इस तरह से कोटेशन आ जाएगा कि यह किसने कहा कि किसी राज्य में अगर न्याय नहीं होगा वह तो डाकुओं का झुंड हो जाता है, या इस तरह से कुछ और शब्द भी मिलता जुलता आपको दे करके पूछा जा सकता है। तो यह याद रखने की जरूरत होती है परीक्षाओं में कि कौन कहा है। ठीक है ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह उच्च कक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा कोटेशन जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक लिखा हुआ है नाम प्लेटो, है ना। तो प्लेटो एक पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक है द रिपब्लिक। ठीक है, जिसको उपनाम नहीं समझते हैं ना, जैसे हम लोग का नाम जो भी है अभी स्कूल में जो चल रहा है, एक घर पे भी कुछ निक नेम होता है जो पुकारू नाम जिसको बोलते हैं, तो उसको दूसरा नाम कह लीजिए। तो उसको रिपब्लिक को कंसर्निंग जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। दो चीज यहाँ पर ध्यान रखना है। पहला ध्यान रखना है कि प्लेटो एक राजनीति विज्ञान के बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं और उनकी पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। ठीक है, और रिपब्लिक को और किस नाम से बुलाते हैं, तो कंसर्निंग जस्टिस के नाम से बुलाते हैं। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि रिपब्लिक का दूसरा नाम क्या है। ठीक है ना, तो क्या नाम है, कंसर्निंग जस्टिस। अब यह रिपब्लिक में प्लेटो क्या बोलते हैं कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था है और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे और जो स्लाइड्स आएगा उसके अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यह आप समझ लीजिए कि प्लेटो की रिपब्लिक जो है उसका नाम जो है, दूसरा नाम क्या है, कंसर्निंग जस्टिस है। आप देखिए ये यहाँ पर जो कार्टून आपको दिख रहा है, दो, एक तरफ लड़का है एक तरफ लड़की है, तो ये आपस में बात कर रहा है। ये आपके 11th क्लास की पुस्तक का ही यह पिक्चर है। ठीक है, तो इसमें देखिए इधर जो एक लड़का है वो क्या कह रहा है
कि न्याय की देवी, आप लोग कोर्ट में जो है देखे होंगे कि एक न्याय की जो देवी होती है उस पर पट्टी लगा हुआ होता है ना। अगर आप लोग वहां फिजिकली जाकर के नहीं देख पाए होंगे तो सिनेमा पिक्चर्स के माध्यम से जरूर यह चीजें देखने को आप लोग को मिली होगी, है ना। तो वह पूछता है, बच्चा पूछता है कि न्याय की देवी की आंखों में पट्टी क्यों बंधी रहती है। तो लड़की उसकी जो है जवाब दे रही है कि न्याय की देवी पर आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी होती है ताकि वह निष्पक्ष रूप से जो है वह न्याय कर सके। किसी को अब होता क्या है कि अगर कोई बच्चा, दो बच्चे अगर गलत कर रहे हों और अगर एक बच्चा अपने घर का है तो यह ह्यूमन नेचर होता है कि हम अपने बच्चे की तरफ जो है उसका पक्ष लेने लगते हैं, यह ह्यूमन नेचर है, ठीक है ना। लेकिन वहां पर पट्टी इसलिए बांधी हुई होती है ताकि वह नहीं जान सके दोनों बच्चा सामने जो है वह कौन है, या अपना है या बाहरी बच्चा है। तो उस स्थिति में जो है वह क्या करेगा, वह रियल जो है वह न्याय करने का कार्य करेगा। तो कहता है बच्चा कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि यह तो ठीक है, लेकिन अगर वह आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी तो जिसको विशेष जरूरत होगा वह कैसे देख पाएगा। समाज में सब एक समान है नहीं है। जब हाथ की 5 अंगुलियां समान नहीं है तो समाज में तो निश्चित रूप से जो है डिफरेंसेस होता है। और जब समानता की क्लास हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम लोग जाने भी थे कि एक जो है नेचुरल डिफरेंसेस होता है, नेचुरल इनइक्वलिटीज होती है, और दूसरा जो होता है सामाजिक असमानता होती है। प्राकृतिक जो असमानता होती है, जैसे कोई बच्चा जो है जन्म लेता है तो कोई बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, कोई बहुत सा गुण लिए हुए आता है, कोई जो है गोरा होता है, कोई जो है काला होता है। इस पर किसी का अधिकार है कि हमारा जो बच्चा होगा बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का होगा या गोरा होगा या काला होगा, कोई इस पर अधिकार तो नहीं होता है। कोई अपंग भी हो सकता है, कोई बहुत अच्छा डांस करने वाला हो सकता है, किसी की याद करने की शक्ति बहुत अच्छी हो सकती है, इस पर किसी का अधिकार जो है नहीं होता है। तो ये डिफरेंसेस जो होता है वह समाज जो है क्या करता है, इसको स्वीकार कर लेता है क्योंकि उस पर उसका अधिकार नहीं होता है। लेकिन कुछ समाज के द्वारा जो है डिफरेंसेस बनाई गई है, जैसे उच्च जाति, नीच जाति, धर्म के लेकर के, सामाजिक भेदभाव के लेकर के, तो इनको पर जो है नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसी क्रम में यह पूछता है कि जिनको विशेष आवश्यकता है, विशेष आवश्यकता किसको है, जो शरीर से कमजोर है, जिसको दिव्यांग कहते हैं, जैसे जिसकी आंखें नहीं है या जिसको सुनने की शक्ति नहीं है या बोलने की शक्ति नहीं है, तो उसके समान रूप से अगर एक रेस में खड़ा कर दोगे तो जिसकी आंखें है वो तो जल्दी जल्दी पढ़ लेगा, जिसकी आंखें नहीं है वो तो उसको बेचारा ब्रेल लिपि के जरिए टोटो के उसको पढ़ना पड़ता है, छू के पढ़ना पड़ता है। तो वह क्या पढ़ेगा, उसको स्पेशल छूट मिलता है कि तुम कम ही पढ़ो तो तुम पास हो जाओगे, तुम कम ही काम करो तो तुमको अच्छा जो है जॉब मिल जाएगा। इस तरह से उसको क्या क्यों दिया जाता है, ताकि जो है उसकी जो कमी है वह कमी को रहते हुए भी उसको अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए अच्छे अवसर प्रदान किए जा सके, है ना। तो ये कैसे करेगा, ये बच्चा सवाल करता है इस प्रकार, ठीक है। ये चीजें आप लोग को समझ में, हम समझते हैं कि बहुत अच्छे से मैं समझाने का प्रयास किया हूं, आप लोग को यह चीजें समझ में आ रही होगी। अब हम थोड़ा सा जो है चलेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का चलेंगे पीछे इतिहास में जानने का यह प्रयास करेंगे। जिस प्रकार अभी हम लोग पढ़ रहे हैं न्याय क्या है, तो यह आज की अवधारणा नहीं है। यह आप बात करेंगे एथेंस जहाँ के प्लेटो हुआ करते थे वहां से, या कन्फ्यूशियस जो थे चीन के बहुत बड़े दार्शनिक, जब यहाँ पर हमारे कौटिल्य वगैरह का नाम तुम लोग अगर सुनी होगी तो उसके जमाने उस समकालीन हुआ करते थे ये सारे लोग, ठीक है ना। तो उस समय से यह जो है चीजें चल रही थी। और अगर और पीछे हम लोग जाएंगे तो जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था तो वहां पर न्याय नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी, एक दूसरे को लोग जान के दुश्मन हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूशियस जो है वह कहता है कि देखिए, गलत करने वाले को दंडित कर और भले लोगों को पुरस्कृत कर राजा को जो है न्याय स्थापित करना चाहिए। अर्थात यह कन्फ्यूशियस कहता है, कन्फ्यूशियस चीन का था, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करता था, ठीक है। वह कहता है कि राजा को क्या करना चाहिए, जो गलत करे उसको दंडित करिए और जो अच्छा कार्य करे उसको पुरस्कार दीजिए। इससे क्या होगा कि लोग जो है गलत करेंगे वह फिर गलत करने से डरेंगे कि नहीं भाई हमको सजा होगी, हमको परेशान किया जाएगा। अच्छे काम करने के लिए क्यों उत्प्रेरित होंगे लोग, क्योंकि उनको पुरस्कार मिल रहा है, पुरस्कार मिलता है तो अच्छा लगता है ना।
तो इस प्रकार जो है आपके राज्य के जो नागरिक होंगे वह अच्छे काम करने के लिए जो है प्रेरित होंगे। ठीक है, यह कौन कहता है? कन्फ्यूशियस कहते हैं। आगे जो है यहाँ पर देखिए 2 बुक्स है दिया हुआ। मैं किताब ये लाना भूल गया, मेरे पास है ये किताब। मैं सोचा था कि लेकर के आपको आऊंगा, लेकिन जल्दीबाजी में जो है कुछ चीजें हो जाती है गड़बड़। तो खैर ये जो यहाँ पर बुक लगाया गया है यह 2 बुक है, ठीक है ना। और यह 2 बुक जो है वह किनकी है? यह प्लेटो की बुक है। प्लेटो, मैं आपको पहले बताया था कि प्लेटो राजनीतिक विज्ञान के बहुत बड़े दार्शनिक हुआ किए हैं। ठीक है, तो एक जो है बुक रिपब्लिक जो बुक है वह प्लेटो की सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। अगर 11th के एग्जामिनेशन में प्लेटो से संबंधित कोई बुक अगर आया तो यह पूरा चांस है कि यह बुक आपसे पूछा जा सकता है। बल्कि 11th ही नहीं, 12th के फाइनल जो इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन होगा ना, उसमें भी यह बुक पूछा जा सकता है। ठीक है, कि रिपब्लिक किसकी लिखी हुई है। और दूसरी जो बुक है इनकी, इसके पीछे रीजन क्या है इसको यहाँ पर लाने का? तो द लॉज जो दिख रहा है यह भी एक पुस्तक का नाम है और यह सबसे बड़ी किताब है प्लेटो की। दोनों की खासियत समझ गया? यह जो है यह सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, यानी कि जैसे खूब प्रचलित जो हुआ, खूब फेमस जो हुआ, इस बुक के कारण हुआ प्लेटो। ठीक है ना। और यह लॉज जो है यह खूब बड़ी किताब है, बहुत पेजेज हैं इसमें, लेंदी लिखा हुआ है। इस चलते यह भी पूछा जाता है और यह किताब भी पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्लेटो के न्याय के संबंध में, प्लेटो के न्याय के संबंध में जो है वह क्या कहता है। तो प्लेटो जो है, प्लेटो आप लोग समझ पा रहे हैं ना कि प्लेटो एक राजनीतिक विज्ञान का विद्वान हुआ है। ठीक है, तो प्लेटो क्या कहता है कि जो अपना काम है वह अपना काम आप स्वयं केवल करते रहें, दूसरे के काम में दखल अंदाजी ना करें, ये न्याय है। मतलब जो हमारा काम है, होता क्या है आम जीवन में कि हम अपना काम तो करते नहीं है, दूसरे के काम में दखल अंदाजी करते रहते हैं कि तू काहे ऐसे कर रहा है जी, ये काम तुमको करना चाहिए था, अब तुम अपना तो काम करो पहले, तब तो दूसरा का काम देखोगे। तो प्लेटो कहता है कि वह 3 तरह की जो है डिवाइडेशन करता है। वह 3 तरह का डिवाइडेशन करता है। कौन कौन करता है? देखिए यहाँ पर लिखा गया है सारी चीजें। पहला जो है वह दार्शनिक है। समाज में वह कहता है कि 3 प्रकार के लोग होंगे। ठीक है ना। एक जो होंगे वह दार्शनिक होंगे, दूसरा जो है वह सैनिक होगा और तीसरा जो है वह व्यापारी होगा। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, यह ऊंची कक्षा में भी पूछा जाता है कि प्लेटो का जो समाज का डिवाइडेशन था वह कितने भागों में बटा हुआ था। तो 3 भागों में बटा हुआ था। पहला कौन? दार्शनिक, दूसरा कौन? सैनिक, तीसरा कौन? व्यापारी। ठीक है, अब कहता है कि कौन व्यापारी होगा, कौन दार्शनिक होगा और कौन व्यापारी हो, ये दार्शनिक होगा, सैनिक होगा। ठीक है, तो तीनों के जो है वह बताता है कि प्रधान लक्षण होंगे उसमें और उसके उपयुक्त गुण भी होंगे। जैसे एक व्यक्ति में कुछ ज्ञान की भी चीजें हो सकती है, कुछ साहस की भी चीजें हो सकती है और कुछ उसके पाने की भी इच्छा हो सकती है कि कुछ हम करें, इच्छाएं हो सकती है। ठीक है ना। लेकिन यह तीनों में होगा, लेकिन एक गुण जो होगा वह बहुत ज्यादा उसमें होगा। एक गुण जो होगा वह 2 गुणों से वह ज्यादा उसमें होगा। तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति में उस अमुक गुण की विशेषता ज्यादा है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत साहसी होता है, वह डरेगा नहीं किसी से। फौजी को देखती है, फौजी जो होता है बस उसको आदेश देने की जरूरत होती है कि फायर, तो फिर वह सोचता नहीं है कि कोई मरेगा या बचेगा, वो फायर करना शुरू कर देता है। ठीक है ना। वो डरता नहीं है कि क्या होगा, क्या उसका रिजल्ट होगा, बस उसको आदेश की जरूरत होती है। और दार्शनिक जो होता है, जो शासक होता है, वह इंटेलिजेंस उसमें होनी चाहिए, वह उसको निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए, वह अपने राज्य के नागरिकों को भावनाओं को समझने की योग्यता होनी चाहिए, राज्य के नागरिकों को क्या जरूरत है उसको समझने की उसमें जो है क्षमता होनी चाहिए। तो वह दार्शनिक बनने के लिए भी जो है कई सारे नियम अपनाता है, लेकिन वो चीजें आपको पढ़नी नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि वह 3 भागों में अपने राज्य का डिवाइडेशन करता है, 3 क्लास की बात करता है। और न्याय कब स्थापित होगा? जब प्रत्येक वर्ग
अपने ही कार्य को करेगा, दूसरे के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करेगा, तब उसको क्या कहेंगे कि वह न्याय का कार्य कर रहा है। ठीक है, समझ रहे बात को? ध्यान देना तुम लोग यार, आपस में बात नहीं करो, थोड़ा ध्यान देकर सुनो। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टेड लगेगा क्लास। तो दार्शनिक में कौन सा सबसे प्रधान गुण होता है? ज्ञान। उसमें ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज उसको होना चाहिए हर चीज का। ठीक है, और वह कैसे, उसका उपयुक्त गुण क्या है कि वह विवेक होगा, उसमें जो है निर्णय करने की शक्ति होगी। उसी प्रकार जो सैनिक होता है, दूसरा ग्रुप जो होता है, वह कहता है कि इमोशंस के साथ जो है उसका लगाव होना चाहिए और उसमें साहस बहुत अधिक होना चाहिए। प्रधान गुण देखना, ध्यान रखना कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधान गुण, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा होगा उसी कैटेगरी में वह व्यक्ति काम करने में सक्षम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा है, साहस भी है और जरा सा कुछ आगे समस्या आएगी तो भाग जाएगा, तो वो फिर उसमें साहस नाम की चीज नहीं हो सकती है। ठीक है ना। हाँ, तो तीसरा जो वर्ग है वह क्या है? व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग जो होता है वह हमेशा पैसे के लिए काम कर लेता है, वह हमेशा कुछ पाने की इच्छा रखता है, वह कुछ जो है अपना लक्ष्य होता है, बस उसने ही से मतलब रखता है, दूसरे बाकी संसार में क्या हो रहा है, कुछ किसी को हेल्प की जरूरत है या नहीं है, वह कहता मेरा भैया दुकान खोलना है, हमको जाने का समय हो गया, तुम मरो बचो हम जा रहे हैं। लेकिन और जो लोग होते हैं, राजा जो होते हैं, वह क्या करते हैं कि अपने नागरिकों को जो समस्या होती है उसको समाधान करने का प्रयास करता है ना। तो ये जो है वह प्लेटो का क्या है, यह न्याय का सिद्धांत है। हम समझते हैं कि इतनी अच्छी तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको यह सारी चीजें निश्चित रूप से समझ में आ रही होगी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो है अभी मैं आपको दिखाया था, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो मैं बताया था आपको कि प्लेटो की सबसे अच्छी पुस्तक जो है वह कौन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको हमको बताइएगा कि वह कौन सी पुस्तक है। कमेंट बॉक्स में जो आपको गया गाइडेंस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है, ऑप्शन है वहां पर, आप बताइएगा कि प्लेटो का सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है वह कौन सा है। उस इम्पोर्टेंट बुक में आपको मैं बता रहा हूं कि जो है वह कौन कौन सी चीजों की चर्चा आई है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यह बुक जो लिखा हुआ है वह डायलॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है। डायलॉग समझते हैं ना आप लोग? डायलॉग जैसे सिनेमा में डायलॉग बोलता है, अरे सांभा, इस तरह की बात करता है ना डायलॉग में, तो उसी तरह या हम लोग जो आपस में बातचीत करते हैं तो वो जो होता है वह एक डायलॉग कहा जाता है। ठीक है, तो डायलॉग के लिए क्या एक आदमी डायलॉग कर सकता है? नहीं, दो व्यक्ति की जरूरत होती है डायलॉग में। ठीक है ना। ऐसे तो कहा जाता है कि अंतर्मुखी जो व्यक्ति होता है वो खुद में भी बात करते रहता है, लेकिन वह चीजें जो है यहाँ पर नहीं है। इसके लिए उसमें कई सारे पात्र हैं, जैसे नाटक में पात्र होते हैं ना, किसी ड्रामा को रचने के लिए, करने के लिए कई सारे पात्र होते हैं, तो यहाँ पर इस बुक में भी कई सारे पात्र हैं। ठीक है, तो वो पात्र जो है उससे वह प्लेटो जो है वह सवाल करता है और यह जानने का प्रयास करता है, चर्चा करता है, खुली चर्चा होती है। जैसे यहाँ पर अभी क्लास चल रही है तो उस समय जो है ना इस तरह की क्लासेस की व्यवस्था बहुत कम हुआ करती थी। हालांकि प्लेटो एक एकेडमी नाम की एक संस्था भी खोलता है जहाँ पर पढ़ाने की बात करता है, लेकिन पहले जो पढ़ाने का ट्रेडिशन था, गुरु के साथ जो है चेला जो है साथ साथ घूमा करते थे और उसी क्रम में वह सीख लिया करते थे सारी चीज। 24 घंटा जो होते हैं ना वह साथ रहा करते थे बच्चे, 24 घंटा, घर से कोई मतलब नहीं होता था, गुरु के पास ही जो है वह अपना रात दिन सब क्रियाक्रम जो है उनके साथ ही किया करते थे और उसी बीच में वह सिखाया भी करता था। तो यहाँ पर जो चर्चा हो रही है इस किताब में, वह प्रश्न करता है प्लेटो कि न्याय क्या है। जो उसमें और लोग बैठे हुए हैं ना, उससे पूछता है कि न्याय क्या है। तो सेफालस नाम का एक पात्र है वहां पे, देखो ध्यान दो थोड़ा सा कि सेफालस नाम का एक पात्र है। नाम थोड़ा सा तुम लोग को लगेगा कि ये सर कौन कौन सा नाम बता रहे हैं, तो ये नाम जो है इंडियन नाम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि प्लेटो हिंदुस्तानी नहीं है, वह आपका यूनानी है। ठीक है, दूसरे देश के बारे में हम लोग जो है जहां से पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत मानी जाती है वहां के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वह सेफालस नाम का व्यक्ति कहता है कि सत्य बोलना और अपना कर्ज चुकाना ही न्याय है। सत्य बोलना और कर्ज चुकाना ही क्या है? न्याय है। तो कहता है, प्लेटो कहता है कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना न्याय है। ठीक है, लग तो रहा है ठीक, लेकिन एक बात बताओ कि
मान लो कि जो है कोई व्यक्ति हमको अपना चाकू रखने के लिए देता है। ऐसे तो जनरली लाइफ में हम लोग क्या देखते हैं कि कोई किसी से लिए हैं तो उसको लौटा दो, यही ना नियम कहता है। लेकिन प्लेटो कहता है कि मान लो कि एक मित्र जो है हमारा, वह अपना चाकू रखने के लिए हमारे पास देता है, जो तेज हथियार है जिससे किसी का जो है टाइम फेस भी किया जा सकता है, मतलब उसकी हत्या की जा सकती है। ठीक है, वह हमारे पास ला के रखने के लिए देता है। कब? जब वह ठीक है, स्वस्थ चित्त है, ठीक है ना, उस समय ला करके देता है कि भाई रखो, अभी जब हमको जरूरत पड़ेगा तब आके तुमसे ले लेंगे। प्लेटो रख देता है कि ठीक है लाओ, रख देते हैं। और वह कब मांगने के लिए आता है? जब वह दिमाग उसका खराब हो गया, पागल हो गया है, और कहता है ए दो मेरा वो सामान हम दिए थे चाकू तुमको रखने के लिए, दो हमको। तो क्या उस चाकू को देना उस समय न्याय होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसकी स्थिति जो है वह गड़बड़ है और वह हो सकता है कि उस चाकू से अपनी हत्या खुद कर ले। तो उस समय वहां पर वह न्याय नहीं होगा। एक जो है थेसिस जो है वो कट जाता है, प्लेटो काट देता है कि नहीं, कि सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना ही केवल न्याय नहीं हो सकता है। फिर आगे जो है देखो, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है, मैं वापस आकर के तुम लोग को बताना चाह रहा था। देखो यहाँ पर, ठीक है ना, सिफारिश करता है। मैं फिर चलूंगा बैक लेकर के, वह समझाऊंगा आप लोग को। आगे और कुछ चीजें थी बताने के लिए। तो फिर आगे जो है उग्रवादी सिद्धांत, मतलब जो है लड़ाई झगड़ा करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, जो तुरंत भर में मारपीट करने वाला व्यक्ति होता है, उसको उग्रवादी स्वभाव का कहते हैं। तो थ्रेसिमेकस एक वहां पर कैरेक्टर है, वह कहता है शक्तिशाली का हित ही जो है वह न्याय है। क्या हम लोग देखते हैं आम जीवन में कि जो मजबूत आदमी है, जो दबंग है, उसका आदमी जो है नहीं भी इच्छा तो कहता हाँ तू ठीक है, तेरे साथ रहेंगे, होता है ऐसा। तो वही न्याय है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। तो फिर प्लेटो जो है काउंटर करता है उसको, कहता है कि अच्छा ठीक है, ये भी बात कुछ हद तक तो ठीक लग रही है, लेकिन ये बताओ कि शक्तिशाली का हित जो है न्याय है, तो क्या जो शक्तिशाली नहीं है उसके साथ अहित करना न्याय होगा? कुछ जो लोग रह गए उसके अलावे उसका अहित करना क्या न्याय होगा? तो फिर बोलता है कि नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, न्याय तो सबके साथ होना चाहिए ना। एक दूसरा जो थीसिस था वह भी काट देता है। फिर जो है एक और वहां पर कैरेक्टर होता है, वह ग्लूकोन, वह कहता है कि मनुष्य जो है अपना स्वतंत्र सुख चाहता है। मतलब एक इंसान की नेचर होती है कि जहां पर रहे वह सोचता है कि हम आराम से रहें और सब काम जो है होते रहे, कुछ हमको करना नहीं पड़े, ठीक है ना। इसलिए आत्मोन्नति, अपना विकास ये नहीं होना चाहिए, दूसरे का विकास हो या ना हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, अपना विकास हो, यही जो है क्या है, न्याय है। तो फिर प्लेटो उस बात को काटता है कि सिर्फ आप अपनी उन्नति कर ले रहे हैं और दूसरों को जो है उस स्थिति में छोड़ दे रहे हैं, तो यह तो न्याय नहीं है। तब फिर इन चीजों को जो है वह खंडन कर करके वह बोलता है, प्लेटो बोलता है कि मानव न्याय क्या है, मानव से संबंधित है, इंसान से संबंधित है, और न्याय का आशय जो है क्या है, समाज में सामंजस्य संतुलन का निर्माण करना है। न्याय क्या है, समाज में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने का है, ठीक है। अब एक और विद्वान यहाँ पर है हेयर, वह क्या कहते हैं कि सामाजिक न्याय जो है मृग मरीचिका है। मृग मरीचिका तुम लोग जानती है, मृग मरीचिका जो वो चीज होती है, सो लगेगा कि जो है यहीं पर है, लेकिन आप वहां पहुंचोगे तो लगेगा फिर और आगे चलेंगे, ठीक है ना। ये जो है रेगिस्तान वगैरह में देखने को ज्यादा चीजें मिलती है, ठीक है। तो वह कहता है, मार्क्स फिर अगला विद्वान जो है कहते हैं कि क्षमता के अनुसार कार्य और आवश्यकता के अनुसार जब उसको कोई व्यक्ति को प्राप्त होता है वस्तु, तो वह क्या है, न्याय है। एक इसका थेसिस है कि हम अपनी जो जितना हमारी क्षमता है कार्य करने की, हम उतना काम करेंगे, ठीक है ना। उससे ज्यादा तो अपनी क्षमता से कोई ज्यादा कर भी नहीं सकता है। हम अपनी क्षमता के अनुसार काम करें और जितनी हमारी आवश्यकता है उतना हमको मिल जाए, यही न्याय है, ठीक है। तो ये कुछ न्याय की डिफिनेशन से आगे हम पीछे थोड़ा सा चलेंगे। आपको यहाँ पर बात कर रहे थे प्लेटो के, तो प्लेटो का शिष्य हुआ करता था अरस्तु। कौन? अरस्तु, ठीक है। प्लेटो का शिष्य जो हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? अरस्तु हुआ करता था, ठीक है। तो वह अरस्तु जो है वह भी दो प्रकार के
दो प्रकार की न्याय की बात करता है, ठीक है ना। दो प्रकार की न्याय की बात करता है। पहला न्याय जो है वह करता है वितरणात्मक न्याय और दूसरा जो है वह सुधारात्मक न्याय। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको जो आपके दैनिक जीवन के जो चीजें घटित होती हैं उससे इसको समझाने का प्रयास करूंगा। वितरणात्मक न्याय मतलब क्या मतलब लग रहा है, वितरण कुछ कुछ करके के न्याय निकालने का कार्य किया गया है ना, यही ना समझ में आ रहा है बात। तो अब हम यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, हमको लगता है कि जितने भी बच्चियां यहाँ पर बैठी हुई है सब अपने डेट ऑफ बर्थ जरूर जानती होगी और सब तो अगर नहीं कहें तो मैक्सिमम जरूर अपना हैप्पी बर्थडे मनाती होगी, है ना। तो अब एक चीज बताइए हमको कि अब आप जो अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं तो उसमें केक भी काटते होंगे, केक जो है खुद ज्यादा खा लेते होंगे और दूसरे को जो है कम देते होंगे। यह भी होता है, बच्चे का स्वभाव होता है कि जो है हम ज्यादा खा लें। लेकिन खैर वो मैं आपको एक ऐसी उदाहरण देना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिए, आप लोग समझिए, थोड़ा सा हल्ला थोड़ा सा नहीं करिए और ध्यान दीजिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होती है। घर में बहुत सारे सदस्य होंगे आपके के यहाँ, मम्मी होंगे, पापा होंगे, छोटा भाई बहन भी हो सकता है, दादा दादी भी हो सकते हैं, नाना नानी ये हाँ भी आप मना सकते हैं। तो क्या जितने भी केक हैं और जितने भी व्यक्ति हैं सबको एक समान केक बांटा जाता है? नहीं बांटा जाता है। छोटा बच्चा होता है उसको थोड़े सा पकड़ा दिया जाता है लोकल, या उससे जो थोड़ा बच्चा होता है वो लड़ने लगता है, नहीं मुझे और दो, तो वो डबल लेता है। और जो बूढ़े लोग होते हैं घर में, दादा दादी या और कोई भी हैं, तो उसको थोड़ा सा कम ही दिया जाता है कि आपका बीपी है, शुगर है, थोड़ा कम ही खाइए आप, है ना। तो यहाँ पर एक ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। क्या पूरी केक अपने दादा या दादी को दी जा सकती है? दे दी जाएगी तो फिर जो है मालूम चलेगा कि बिहान जो है डॉक्टर के यहाँ उसको लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक सिद्धांत निकल के आ रहा है और वह सिद्धांत क्या है, यही डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। अर्थात जिसकी जितनी योग्यता हो, जितना उसमें कैपेबिलिटीज हो, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, जितना जिस लायक वो है उस लायक उसको जो है व्यवस्था मिलनी चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। मतलब जिसमें जितनी कैपेबिलिटीज है उसके अनुसार पद मिलता है ना जी। अब यहाँ पर देखिए एक चीज आप समझ लीजिए कि सबको एक समान व्यवस्था दे देना क्या ठीक है, न्याय होगा? जो बहुत मेहनती है, जो चैलेंजिंग है, जो डिफिकल्टीज में भी काम करने के लिए आगे रहता है और जो किसी कार्य को करना नहीं चाहता है, सबको एक समान सैलरी मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, तो न्याय नहीं होगा। अच्छा, जितने भी बच्चे हैं यहाँ के हेड मैम कहें कि अच्छा जाओ सबको 100 नंबर मिल जाता है, परीक्षा में पास कर देते हैं, सब तो हमारे स्कूल के ही बच्चे हैं, तो ये क्या न्याय होगा? तब तो फिर उसके साथ अन्याय हो जाएगा जो बहुत लेबोरियस है, जो बहुत पढ़ने में तेज है, जो काफी मेहनत करता है, वो कहेगा ये क्या बात हो गई मैम, वो तो दिन भर जो है खाली बाजारे घूमते रहते हैं, वो हमसे भी समान हो गई, तो ये तो न्याय नहीं होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यहाँ पर, हालांकि बहुत दूसरी चीजें हैं जो मैं अभी उदाहरण दिया हूँ, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो केक का उदाहरण है ना, उससे आपको रिलेट करेंगे कि आपको आपकी योग्यता के अनुसार जो है जब चीजें मिलती है तो उसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। अब उसके बाद जो है सुधारात्मक न्याय है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी समाज की कमियां हैं, जो छोटे रह गए हैं, जो उनके पास संसाधन कम रह गए हैं, तो उनको कैसे जो है समान स्तर पर लाया जाए ताकि वह अपना जीवन जो है समान रूप से चला सकें, अपनी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, ठीक है। ये चीजें थी यहाँ पर। और देखिए ये उसी के अनुसार आपका जो है कम्यूटेटिव जस्टिस भी है और उसका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी है। यह कहता है कि किसी के पक्ष को जो है, यहाँ पर आप जो रेक्टिफिकेशन वाला जो था सुधारात्मक न्याय वाला, उससे लेकर के चलेंगे, और यहाँ पर जो है वितरणात्मक न्याय जो केक का उदाहरण दिया हमने, उससे लेकर चले। बात नहीं करें आप लोग, पहली शर्त रखी गई थी कि बात नहीं किया जाएगा, है ना, और उस शर्त को मत भूलिए, उस शर्त को नहीं भूलिए कि हम लोग को चुप रहना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जिस प्रकार मैं दूसरा 2 किताब शुरू में बताया था प्लेटो के, अब यहाँ पर उसके चेले का नाम क्या है, उसके शिष्य का नाम क्या है प्लेटो का? अरस्तु, ठीक है। तो अरस्तु की जो 2 पुस्तक है, वह एक पुस्तक उसी प्रकार जिस प्रकार प्लेटो की रिपब्लिक बहुत फेमस हुआ करती थी, उसी प्रकार
अरस्तु की जो है पॉलिटिक्स नाम की एक किताब हुआ करती है, वह बहुत फेमस है और यह पुस्तक जो है परीक्षाओं में आते रहता है। बहुत बार तो बच्चे ये गड़बड़ा जाते हैं कि प्लेटो की पॉलिटिक्स है या अरिस्टोटल की पॉलिटिक्स है। तो इसको थोड़ा सा जो है एक को रिलेट करके भी आप लोग याद रखते हैं। जैसे पी है, पी से पॉलिटिक्स हो गया, ए से अरस्तु हो गया, तो पी ए अगर हम लोग याद रखें, पी ए का मतलब होता है पर्सनल असिस्टेंट, तो पी के साथ ए हम लोग याद कर ले रहे हैं कि पी के साथ ए आता है, तो याद हो जाएगा कि अरस्तु के साथ जो है पॉलिटिक्स आता है ना। और पॉलिटिक्स के वहां पर प्लेटो के साथ क्या आया था, रिपब्लिक, पी आर, तो मतलब पी के बाद जो है आर आता है, इसलिए प्लेटो का जो है वह रिपब्लिक है। ठीक है, इस तरह से चीजें जो है इसको बोलते हैं निमोनिक। बड़ी बड़ी चीजें जो है निमोनिक के माध्यम से वह याद रह जाती हैं। ठीक है, तो ये दो बुक और ये दूसरी बुक जो है एथिक्स है, निकोमेनियन एथिक्स इसका पूरा नाम है, लेकिन एथिक्स के नाम से भी परीक्षाओं में आते रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चलते हैं प्रोसीड्यूरल जस्टिस और सबस्टांटिव जस्टिस के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं कि प्रोसीड्यूरल जस्टिस क्या होता है और सबस्टांटिव जस्टिस क्या होता है। ठीक है, तो प्रक्रियात्मक न्याय, अब जैसे देखिए जो आपका यहाँ पर एडमिशन जो हुआ होगा, तो जो यहाँ के नियम होंगे, पहले आपको फॉर्म भरने पड़े होंगे, फी जमा करना पड़ा होगा, उस पर फोटो चिपकाना पड़ा होगा, आपको फॉर्म भरना पड़ा होगा, साइन कराना होगा, ये क्या है, एक प्रोसीजर है। ठीक है ना, ये एडमिशन का प्रोसीजर है। उसी प्रकार जो लॉ के जो नियम होते हैं, जो आपके हमारी संसद जो है निर्धारित करती है हर देश में, उस प्रोसेस को जब फॉलो किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्रोसीड्यूरल जस्टिस। माने जो नियम है, जैसे अनुच्छेद 14 कहता है ना कि सबको इक्वलिटी, कानूनी समानता की बात करता है ना, तो वहां पर सबको जब इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है तो वह प्रोसीड्यूरल जस्टिस, प्रक्रियात्मक न्याय की बात आती है। और तात्विक न्याय में क्या होता है, सबस्टांटिव न्याय में क्या होता है कि जो सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग होते हैं ना, उनको ऊपर उठाने के लिए जो है विशेष लाभ देने की बात उसके अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। कुछ भारतीय जो विद्वान हुए हैं, जैसे अभी तक हम लोग बात किए जो है पश्चिम के जो विद्वान रहे हैं उनके बारे में, प्लेटो और अरस्तु के बारे में, तो ऐसा थोड़ी है कि उस समय हमारे भारत में भी कोई नहीं थे, हुआ करते थे उस समय। तो मनु और कौटिल्य के बारे में जो है, कौटिल्य के बारे में जो है हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौटिल्य क्या कहते हैं। मनु तो कहते हैं कि जिस सभा में सत्य असत्य को जो है पीड़ित करता है, सत्य को असत्य जब पीड़ित करता है तो वहाँ के जो सदस्य होते हैं वह खत्म हो जाते हैं, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है, वह रह करके भी नहीं रहते हैं वास्तविक रूप में। सत्य असत्य से कभी पराजित नहीं होनी चाहिए, यह कहते हैं मनु। और कौटिल्य क्या कहते हैं कि न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण समझता है। ठीक है ना, और इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस वह देता है। ठीक है, और वह दो प्रकार की न्याय की बात करता है। जैसे आज जो कोर्ट होते हैं दो, एक होता है सिविल कोर्ट होता है और एक जो होता है आपका दीवानी कोर्ट होता है, फौजदारी मामला होता है, एक सिविल कोर्ट होता है ना। तो उसी प्रकार वहां भी दो प्रकार की जो है वह व्यवस्था किया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला धर्मस्थीय और दूसरा कंटक शोधन। कंटक शोधन यानी कि जिसको मार काट, जो झगड़ा झंझट करने वाला है वो, और धर्मस्थीय मतलब जो सिविल मामले जो होते हैं उसके अंतर्गत। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि जस्टिस जो शब्द है, जिसको हिंदी में न्याय बोलते हैं, वह आया कहाँ से। यह प्रश्न आता है कि जस्टिस किस भाषा से उत्पत्ति हुई है, किससे बना हुआ है, यह प्रश्न हमेशा आते रहता है परीक्षाओं में। तो जस्टिस जो है हम लोग जानेंगे कि लैटिन भाषा के दो शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तो जस्टिया है और दूसरा जो है वह जेंगर है। ठीक है ना, दूसरा जो है वह क्या है, जेंगर है। और दोनों का अर्थ जो होता है वह जोड़ना होता है, एक दूसरे से टाई अप करना होता है, मिल जाना होता है, वह क्या है, बांधना होता है, ये न्याय होता है। ठीक है, अब ये परिभाषा मैं आपको बता दिया हूँ। और आगे की जो है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, अभी मैं आप लोग के उदाहरण दिया था ना कि आप स्कूल के सभी बच्चे हैं तो सबको एक साथ पास कर देना, क्या यह न्याय होगा? तो निश्चित रूप से नहीं हो सकता है। तो उसके लिए क्या होगा कि जो है जितनी जिसकी एबिलिटी है, जो जिस लायक है, उसके अनुसार उसको मार्क्स से या उसको कैटेगरी
कैटेगराइज किए जाने की जरूरत होती है। ठीक है, आगे जो है समानुपातिक न्याय की बात करता है, यह भी जो है उसी से मिलता जुलता है। आगे हम लोग देखते हैं विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। विशेष जरूरत जो है जिनको कुछ परेशानी है, जैसे हम लोग बात किए थे ना आपका नेचुरल इनइक्वलिटीज की, प्राकृतिक असमानता की, तो जो वैसे लोग हैं उनको विशेष जब लाभ दिया जाता है समान लोगों के बराबर लाने के लिए, समान जो लोग हैं, जो जनरल लोग हैं, उनके तक जो है उठाने के लिए जब वह काम किया जाता है तो वह कहा जाता है कि विशेष जरूरतों वालों के लिए विशेष ख्याल की बात होती है। ठीक है, अब न्यायपूर्ण बंटवारा, वो सारी चीजें जो है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा एक और कंसेप्ट जो रहा है वह जॉन रॉल्स का रहा है। किनका रहा है? जॉन रॉल्स का रहा है। देखिए ये व्यक्ति जो आपको नजर आ रहे हैं बीच में, यही है जॉन रॉल्स, और यह अभी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के जो है वह थिंकर रहे हैं। हाल में ही जो है इनका डेथ हो गया है और यूएसए से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इनका थ्योरी है जस्टिस के संबंध में। वह कहते हैं 3 प्रकार की जो है चीजें वह बात करते हैं कि समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, क्या समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, और भेद मूलक सिद्धांत जिसको इंग्लिश में डिफरेंस प्रिंसिपल बोलते हैं, हम बात करेंगे आगे इस पर भी, और अवसर की उचित समानता का सिद्धांत, अवसर की उचित समानता का सिद्धांत। आगे देखिए यहाँ पर एक और चीजें जो लिखी गई है वह है मूल स्थिति, मूल स्थिति ओरिजिनल पोजीशन, और उसके नीचे जो लिखा हुआ है अज्ञान के पर्दे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है वह यही रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न आता है रॉल्स से वह यह समझने के लिए आता है कि उनका व्हील ऑफ इग्नोरेंस, देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अर्थात अज्ञान के पर्दे के कॉन्सेप्ट किसने दिया है। यही प्रश्न आ जाएगा परीक्षा में कि किस विद्वान ने व्हील ऑफ इग्नोरेंस का सिद्धांत दिया है। 11th में या 12th में भी आ सकता है। कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं 12th में जो 11th के क्लास से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 11th के जो क्लासेस हुए हैं उसको जरूर देख लेंगे आप लोग। ठीक है, तो व्हील ऑफ इग्नोरेंस जो है वह क्या कहता है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा यहाँ पर कि न्याय कब करता है कोई व्यक्ति। अभी जो शुरू में हम बात किए थे कि जो पट्टी बंधी हुई है न्याय की देवी पर, तो पट्टी क्यों बंधी हुई है? यह निष्पक्ष रूप से न्याय करने के लिए। तो अज्ञान के जो पर्दे हैं, पर्दा जो है, पर्दे के क्या गुण होते हैं कि वह पीछे की जो चीज होती है वह नजर नहीं आती है ना, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वह नजर नहीं आती है। तो यहाँ पर वह पर्दा जो है वास्तविक पर्दा ऐसा नहीं है कि रॉल्स के घर में पर्दा टांग दिया है और वह सोच रहा है कि क्या होगा, ऐसा नहीं है। वह एक इमेजिनेशन है। क्या है? इमेजिनेशन है, सोचने की शक्ति है कि हाँ यह न्याय कैसे हो सकता है। तो वह कहता है कि जब व्यक्ति को अपने स्टेटस की जानकारी नहीं होती है, मान लेते हैं यह कहता है कि आज जो स्थिति में व्यक्ति रह रहा है और उसको यह पता नहीं है कि आने वाला जो समाज होगा, जो व्यवस्था होगी, उसमें हम किस स्टैंडर्ड पर रहेंगे, उसको नियम बनाने के लिए कहा जाता है नए समाज का। ठीक है ना, तो उस नए समाज के नियम बनाने के लिए कोई व्यक्ति निष्पक्ष रूप से कब नियम बनाएगा? जब वह अपनी स्थिति को नहीं जानेगा। ठीक है ना, तो वह क्या करेगा? जितने भी वर्ग हैं उसको समान रूप से वह देने का सुविधा प्रयास करता है। और जब वो हम जान जाएंगे कि आगे जो समाज आ रहा है उसमें हमारा स्टेटस तो है राजा का होगा, तो हम राजा के लिए खूब सारा जो है अधिकार देते हैं, नीचे वाला के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन हमको नहीं पता है कि हमारी स्थिति अगले समाज में जो है क्या होगी। तो जितने भी नियम होंगे हम चाहेंगे ना कि सबको जो है बराबर अच्छे से जो है बंटवारा हो, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी कैटेगरी में जाए तो वह उसको अपना जीवन सर्वाइव करने में परेशानी नहीं हो। यही कहता है व्हील ऑफ इग्नोरेंस, व्हील ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, और इसमें एक और जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वह भेद मूलक सिद्धांत। भेद मूलक सिद्धांत वह यही बताता है कि जो
दिव्यांग हैं, जो आपके वंचित वर्ग हैं, उसको स्पेशल जो है प्रायोरिटी दे करके उसको समान रूप से जो है वह ऊपर उठाने की बात करता है। ठीक है। अवसर की समानता का सिद्धांत क्या कहता है? अवसर की सिद्धांता के सिद्धांत देखिए, होता क्या है कि किसी व्यक्ति को बिना किए हुए खाने की आदत जब पड़ जाती है ना, तो वो काम करना नहीं चाहता है। किसी को जब बिना काम किए ही सब चीजें मिलने लगती है तो वो फिर निकम्मा हो जाता है, वो काम नहीं करना चाहता है। थोड़ा ना ऐसे मिल रहा है, काले काम करेंगे। तो जॉन रॉल्स कहता है कि हम जो है एक जगह ला देंगे आपको डिफरेंस प्रिंसिपल से एक समान व्यक्ति के समझ तो हम ला दिए, लेकिन अब क्या होगा, ये व्यक्ति जो है काम करने वाला है और आप काम करने वाला नहीं रहेगा, तो उठ जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाइएगा। समझ बात को? यह व्यक्ति जो मेहनती है, जो रात दिन काम करता है, वो तो फिर आपसे आगे निकल जाएगा। तो वो यही कह रहा है कि अवसर की उचित समानता, मतलब आपको एक बार अवसर दे दिया कि समान कार्य कर दिए, समान अवसर पे जो है ला दिया, लेकिन आप नहीं काम करेगा तो पीछे रह जाइएगा। ये जो है आपका उचित समानता का सिद्धांत रॉल्स का दिया हुआ है। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए वो सारी चीजें जो लिखी हुई है, ये इसमें स्लाइड में जो मैं बोला हूँ अभी पर, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। आप बाद में उसको खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। और यहाँ पर मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप, यहाँ पर एक चीज और समझिएगा थोड़ा सा, कि एक होता है लिबरल व्यवस्था, जिसके अंतर्गत जो होती है बाजार जो होती है ना, वह जितने भी मूल्य निर्धारित करने की चीजें होती है लिबरल व्यवस्था में, उस पे सरकार का हस्तक्षेप जो है वह बहुत कम होता है। वहां के मूल्य निर्धारित करने का फ्रीडम जो होती है व्यापार करने का, वह फ्री होता है। लेजिस फेयर जिसको नाम से जानते हैं, वह जो है उस पर सरकार नियंत्रण बहुत हस्तक्षेप जो है बहुत कम करती है या न के बराबर करती है। लेकिन जहां पर राज्य का हस्तक्षेप होता है, तो वहां पर कोई भी मूल्य जो निर्धारित होता है किसी भी वस्तु का, वह समाजवादी व्यवस्था या कम्युनिज्म वाली जो व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती है। लेकिन यहाँ पर जो है दोनों की खासियत क्या होती है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है अनाप शनाप रेट निर्धारित नहीं कर सकता है, यहाँ पर राज्य के हस्तक्षेप वाली जो व्यवस्था है उसमें। और यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या व्यवस्था हो सकती है कि विकास जो है बहुत ज्यादा तेजी से होता है, क्योंकि व्यक्ति को आजादी मिलती है कि आप अपना डेवलपमेंट करने के लिए जो आपको अच्छा लगता है वो कार्य करें। और यहाँ पर व्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप होता है, तो वह कहीं न कहीं जो है वह क्लोज्ड हो जाया करती है। और ये जो है कुछ प्रकार है, आप इसके नाम से ही जो है वह समझ सकते हैं। नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। ठीक है, इनका मैं बहुत ही कम अब समय लूंगा, क्योंकि अब समय हम समझते हैं कि ज्यादा निकल गया है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में ही इसको आप जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा आपको कि नैतिक न्याय। नैतिक न्याय हमारा क्या है कि हम जो है अपने जो हमारे कार्य हैं उसको करें, जो ड्यूटीज है उसको करें। और जो है उसी प्रकार कानूनी न्याय की बात क्या करता है, कानूनी न्याय का मतलब जो लॉ है उसके अनुसार हम कार्य करें, उसका जो हम पालन करें, और कानून जो है हमको एक समान रूप से ट्रीट करें, है ना। ये सारी चीजें जो है। राजनीतिक न्याय क्या है कि हमको वोट डालने का अधिकार मिले, ऐसा ना हो कि हम जो है चुनाव में खड़ा ना हो सके। अब तो इस तरह की चीजें नहीं है ना। पहले ये हुआ करता था कि सबको वोट डालने का भी अधिकार नहीं हुआ था, सबको वोट डालने का अधिकार नहीं होता था। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, अब वोट डालना तो दूर, वह पढ़ भी नहीं सकती थी, घर में भी पढ़ने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो व्यवस्था में हमेशा धीरे धीरे चेंजिंग होते रहा है। और आज की जो व्यवस्था है वह राजनीतिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय की भी बात करता है। सामाजिक न्याय से हम लोग क्या समझते हैं कि जो हमारे अधिकार हैं, जो अगला को मिल रहा है अधिकार, वो हमको भी मिलना चाहिए, है ना। यानी कि समानता की बात इसमें आती है। जो महिलावादी विचारक होते हैं वह पुरुषों के जो अधिकार हैं उसके समान कहते हैं कि हमको भी कंधे से कंधा मिला के चलने का अधिकार होना चाहिए। और आज हर फील्ड में जो है महिलाएं इससे उसका कर भी रही है कार्य सारा। आर्थिक न्याय क्या है, तो आर्थिक न्याय के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं समाज में कि बहुत गैप है, वो कोई व्यक्ति बहुत नीचे है और कोई व्यक्ति बहुत ऊपर है।
तो इस गैप को जो है कम करना जहां तक संभव हो सके डिफरेंसेस प्रिंसिपल के माध्यम से। लेकिन अब वही बात होती है कि लाभ एक जगह मिल जाए तो फिर जो है आप हैबिचुएटेड हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं तो फिर पिछड़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत थी। और लास्ट निष्कर्ष जो है 2 कोटेशन यहाँ पर लेकर के आया हूँ। इसी के साथ आपका जो है क्लास समाप्त होगा। और जेएस मिल जो है वह कहते हैं, जेएस मिल एक पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े फिलोसफर हुआ करते हैं। तो वो कहते हैं कि न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष दावा जता सकता है। ठीक है। उसी प्रकार सिसरो कहते हैं कि न्याय समस्त सद्गुणों का मुकुटमणि है। माने जितने भी आप कार्य करते हैं ना, उसको सबसे ऊपर जो है वह न्याय होता है। एक मार्टिन लूथर किंग जो है कहते हैं कि यदि कहीं भी न्याय होता है, कहीं भी अन्याय होता है तो वह न्याय के लिए सब जगह खतरा पैदा कर देता है। माने अन्याय जहां से शुरू हुआ तो वहां पर फिर न्याय जो है खत्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो ये थी कुछ आपके न्याय से संबंधित ये कुछ प्रश्न है कि आपको देखिए इसी तरह से प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाएगा कि सामाजिक न्याय मृग मरीच का है। आप लोग को याद होगा कि ये कोटेशन में डाला था कि सामाजिक न्याय मृग मरीच का है। यह किसने कहा था? तो ये हेयक की कही हुई पुस्तक, कही हुई कोटेशन है। ठीक है। उसके बाद है द थ्योरी ऑफ जस्टिस। द थ्योरी ऑफ जस्टिस किनकी पुस्तक है? तो ये जॉन रॉल्स की पुस्तक है। आपको पुस्तक में दिखाया भी था, बीच में जॉन रॉल्स की तस्वीर लगी हुई थी, अगर आप लोग देखे होंगे तो वो पुस्तक का भी नाम आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि न्याय के विविध रूपों के नाम बताइए, कौन कौन से न्याय के प्रकार हैं। प्रक्रियात्मक न्याय कौन है? तो प्रक्रियात्मक न्याय किसने दिया है? ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत, ये एक आपका कह लीजिए कि अनुमानित प्रश्न जो है मैं आपको दिया हूं एज ए होमवर्क के लिए कि आप इसको करें। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, यही थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। और किसी भी प्रकार की अगर कोई दुविधा होती है, कोई प्रश्न मन में होते हैं, तो आप हम लोग को गया गाइडेंस के कमेंट सेक्शन से हम लोग से संपर्क करके अपने समाधान कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।